हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमवीरा। सो अब तक हमने जो बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन के अंदर चैप्टर 2.6 स्टार्ट किया था। 2.6 के अंदर हमने सेक्शन 42 तक हमने कंप्लीट किया था, दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके अंदर सेक्शन 42 तक हमने कंप्लीट किया था। अब हम सेक्शन 43 से स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमें ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने चाहिए, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या बोल रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। कोई भी एक जॉइंट प्रोमिसर है कंपेल्ड टू परफॉर्म। मतलब क्या, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स। प्रोमिसर्स का मतलब क्या है, सपोज ए, बी और सी है, तीनों ने जॉइंटली बोला था। जॉइंटली मतलब जॉइंट, जॉइंटली डी को बोला था कि मैं आपको 10 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए राउंड फिगर नहीं लेते, मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगा। आपको 6 लाख रुपए देंगे, हम तीनों मिलके आपको 6 लाख रुपए देंगे। अब डी जो है, डी किसी को भी बोल सकता है जबरदस्ती कि भाई आप मुझे पैसे दे दो अभी। सिंपल एज दैट। डी, ए बी सी तीनों में से किसी के भी पास से ये परफॉर्मेंस मांग सकता है, सिंपल एज दैट। हाँ, अगर सपोज डी ने सी के पास से सपोज मांग लिए 6 लाख रुपए, तो फिर सी क्या करेगा, अपने 2 लाख तो उसको देने थे, फिर सी क्या बोलेगा, बी, ए और बी दोनों को बोलेगा कि हम तुम दोनों मुझे 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए अपने दे दो। सिंपल एज दैट। तो वो क्लियर तो हो ही गया ना। मतलब सिंपल सिंपल है कि अगर जॉइंट प्रोमिसर है, जॉइंट प्रोमिसर अगर ये 3 जॉइंट प्रोमिसर है, एक से ज्यादा कोई भी जॉइंट में प्रॉमिस किया है, तो वो जो प्रॉमिसी है जिसको परफॉर्मेंस लेना है वो किसी के भी पास से परफॉर्मेंस ले सकता है। बाद में ये लोग अपने आप अपने जो भी कंट्रीब्यूशन है वो सुलटा सकते हैं, पर वो किसी के भी पास से परफॉर्मेंस ले सकता है। यही चीज यहाँ पे बोलिए, देखो, when two or more persons when two or more persons make a joint promise, the promisee may, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। अब अगर यहाँ पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या बताता हूं, अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट है कि भाई सबके पास से आप 2-2 लाख ही मांग सकते हो, तो फिर डी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, सबके पास से वो 2-2 लाख लेगा। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई एक्सप्रेसली कुछ बोला नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, तो साइलेंटली, अगर साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो सिंपल सिंपल वो डी जो है किसी के भी पास से 6 लाख रुपए मांग सकता है, और वो बोल सकता है कि आप अपने हिसाब से 2-2 लाख रुपए ले लेना, आप वैसे भी वही होता है। ठीक है, compel any one or more of such joint promisor to perform the whole of the promise। देखो एग्जांपल वही है, ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी 3 लाख। डी में कॉम्पेल, कॉम्पेल मतलब जबरदस्त, कॉम्पेल मतलब मांग सकता है उसके पास से, उसको बोल सकता है कि भाई स्ट्रिक्टली बोल सकता है कि तू मुझे पैसे दे दे, इधर ए बी और सी टू पे हिम 3 लाख रुपीज। हो सकता है ये चीज। हाँ, अब आगे आते हैं, ईच प्रोमिसर में कॉम्पेल कॉन्ट्रीब्यूशन, बट ऑब्वियस है, मैंने जो बोला वही सिनारियो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी के पास से अगर पैसे मांग लिए तो सी, ए और बी दोनों के पास से पैसे मांग सकता है, वही चीज लिखी हुई है। ईच ऑफ टू और मोर ज्वाइंट प्रोमिसर्स में कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ और लिखा है तो हो उसके हिसाब से जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो मैंने जो बोला वो नॉर्मली होगा कि भाई सी के पास से अगर पूरे पैसे गए तो सी, ए और बी के पास से जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो मांग सकता है। यहाँ पे वही लिखा है, देखो एग्जाम्पल में भी वही है, ए बी एंड सी आर अंडर अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे डी 3 लाख रुपीज। ठीक है, सी इज अनेबल टू पे एनीथिंग, ए इज कंपेल्ड टू पे द होल, ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1,50,000 फ्रॉम बी। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी तीनों ने मिलके बोला था कि मैं 3 लाख रुपए आपको दूंगा, सिंपल एज दैट, हम 3 लाख रुपए आपको देंगे। डी ने क्या किया, डी ने क्या किया, ए को बोला कि तू मुझे अभी 1 लाख रुपए दे दे भाई, 3 लाख रुपए दे दे। तो ए ने 3 लाख रुपए दे दिए। अब बनता क्या है, ए ने 3 लाख रुपए दिए तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 1-1 लाख होना चाहिए। तो ए कैन आस्क बी एंड सी टू पे हिम 1 लाख 1 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए उसको मिलने चाहिए। पर अब क्या हुआ कि सी इंसॉल्वेंट हो गया होगा, वो अनेबल है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट में बचे कौन, सर ए और बी। तो ये जो 3 लाख है ना, ए और बी में इक्वली बच जाएंगे। मतलब अब ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1,50,000, और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1,50,000। तो मतलब बी 1,50,000 किसके पास, बी के पास से, ए जो है बी के पास से 1,50,000 मांग लेगा कि भाई देख, सी तो चला गया कॉन्ट्रैक्ट में से, वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो हम दोनों को ही 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम दोनों 3 लाख रुपए पे करेंगे तो तेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 1,50,000 था,
तो तू मुझे 1,50,000 दे दे, क्योंकि मैंने तेरे बिहाफ पे 1,50,000 डी को पे किए हैं। दैट्स इट, यही बोला है। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन। अब लॉस कैसे करेंगे, अब यहाँ पे लॉस कैसे आएगा, आपको वापस एक एग्जांपल देता हूँ। देखो एग्जांपल से बहुत इजीली समझ आता है। देखो ए बी एंड सी है, तीनों ने सपोज डी को बोला है कि मैं आपको 6,000 रुपए दूंगा, क्योंकि जो एग्जांपल होता है ना वही दूं तो अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। 6,000 रुपए हम आपको देंगे, ठीक है। तो सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है सर, 2-2 हजार रुपए सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2-2 हजार रुपए सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब सी इंसॉल्वेंट हो गया, सी क्या हो गया सर, इंसॉल्वेंट हो गया। डी ने ए को बोला कि तू मुझे 6,000 रुपए दे दे, तो ए ने डी को 6,000 रुपए दे दिए, बात खत्म हो गई, चलो पैसे तो पे कर दिया। अब इन तीनों में क्या होगा, सी क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो सी के पास से, हालांकि अब पेमेंट तो हो चुका है, तो अंदर अंदर सुलटाना है, अंदर अंदर सेटलमेंट होना है। तो अंदर अंदर जब सेटलमेंट करने गए तो सबका कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए सर, 2-2 हजार सबका कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। ए का भी 2,000, बी का भी 2,000 और सी का भी 2,000 आना चाहिए ये सर। हाँ सर आना चाहिए। अब यहाँ पे हुआ क्या, ए तो सी इंसॉल्वेंट हो गया। सी इंसॉल्वेंट होने के बाद सी ने बोला देख भाई मेरे पास जितने पैसे उसमें से मैं 1,000 रुपए आपको दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो सी ने बोला ठीक है भाई 1,000 रुपए दे दे। 1,000 रुपए उसने दे दिए, ठीक है। 1,000 रुपए किसने दे दिए सर, 1,000 रुपए सी ने दे दिए। अब बचे कितने, 5,000 रुपए। 6,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, 6,000 रुपए में से 1,000 रुपए सी ने दे दिए, तो बाकी बचे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए जो पे करने, आप किसको पे करने पड़ेंगे, 5,000 रुपए ए और बी को पे करने पड़ेंगे। तो ए और बी का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल कर दो, 2,500 और 2,500 रुपए। तो मतलब ए जो है, पहले बी के पास से ए 2,000 रुपए मांगने वाला था। देख लो पहले क्या था, ए के पास से भी 2,000 रुपए मांगने वाला था, लेकिन अब ड्यू टू ये जो लॉस हुआ, 2,000 में से 1,000 ही सी ने दिया, तो ये जो लॉस है वो इक्वली बटेगा, बट ऑब्वियस है, तो इक्वली लॉस को बांट दिया। तो इसी वजह से 500-500 रुपए का लॉस दोनों ने भुगत लिया। तो अब 500 रुपए एक्स्ट्रा बी के पास से जाएंगे। तो ए बी के पास से कितने रुपए मांगेगा सर, 2,500 रुपए मांगेगा। 2,000 तो है ही, 1,000 का जो लॉस हुआ उसका भी वो बी के पास से मांगेगा। क्यों मांग सकता है, क्योंकि एक खुद ने भी तो लॉस बेयर किया, तो जो बी का लॉस है वो तो उसके पास से ही लेना पड़ेगा। दैट इज इट। तो यहाँ पे वही बोला है कि शेयरिंग ऑफ लॉस एज डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। If one or more or two of or more joint promisor make default in such contribution, contribution में default करता है मतलब इंस्टॉलमेंट हो जाता है, कुछ भी डिफॉल्ट करता है, the remaining joint promisor must bear the loss, remaining bear करेंगे लॉस को, arising from such default in equal share। equal share ही बोला है, मतलब ये जो लॉस हुआ है कितने रुपए का, 1,000 रुपए का लॉस, वो इक्वली ही स्प्रेड होगा, इक्वली लॉस इक्वल जाएगा। यहाँ पे अगर ये 2,000 में से पूरे 2,000 नहीं देता तो पूरे 2,000 इक्वली बढ़ जाता। लॉस हमेशा इक्वली बढ़ता है, इतना याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकती है कि अगर जॉइंट प्रोमिसर है, कोई भी एक बंदा जॉइंट प्रॉमिस किया था वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो उसका लॉस जो है वो इक्वली बेयर करेंगे जो रिमेनिंग जॉइंट प्रोमिसर है वो इक्वली। X, Y and Z jointly promise to pay 6,000 to A. A may compel either X, Y, Z to pay the amount. If Z is compelled to pay the whole amount, X is insolvent, but his assets are sufficient to pay one half of his debts. One half of his debts मतलब क्या? X insolvent हो गया, X की जो भी डेट थी कितनी थी, X का 2,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन था, तीन लोगों का था, तो 6,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2,000 आएंगे। तो X का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था उसमें से वो हाफ डेट ही वो रिकवर कर सकता है। तो अगर हाफ डेट ही रिकवर करेगा तो इन दैट सिनेरियो जो बचा हुआ जो 1,000 है वो बेयर करना पड़ेगा, किसको, लॉस हुआ, तो वो बेयर किसको, दोनों को X और Y को करना पड़ेगा, वो भी इक्वल रेशियो, वो इक्वल रेशियो में बोला उन्होंने। इसी वजह से उन्होंने बोला Z इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 1,000 फ्रॉम X एस्टेट एंड 2,500 फ्रॉम Y, सिंपल एज दैट। बट ऑब्वियस है Z के पास से X 1,000 ही मांग सकता है क्योंकि 1,000 ही मिलेगा, एंड बाकी का जो है 2,000 रुपए Y के पास लेने थे और 1,000 का जो लॉस था वो इक्वली बढ़ गया A और X और Y में, तो वो 500 रुपए Y के पास, जो मैंने एग्जांपल दिया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। देखो वन जॉइंट प्रोमिसर, देखो एकदम इजी पॉइंट है। A, B एंड C तीनों ने बोला था कि सर हम D को 8,000 रुपए देंगे, ठीक है। अब डी ने सामने से बोल दिया सी को कि भाई तुझे मैं रिलीज करता हूं, तेरे पास से मुझे पेमेंट नहीं चाहिए। डी को रिलीज कर दिया, प्रॉमिस ही ने रिलीज कर दिया कि तेरे पास से मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, पर पेमेंट पूरा तो चाहिए पर तेरे पास से नहीं चाहिए, तो सी के पास से पेमेंट नहीं लेना। तो अब क्या करेंगे, ए और बी के बीच में आधा आधा पेमेंट आ जाएगा, है आधा आधा पेमेंट आ जाएगा। किसी को भी रिलीज तो कर ही सकता है, प्रॉमिस ही किसी को भी रिलीज कर सकता है उसके पेमेंट से, ठीक है। अब 8,000 रुपए है, अब 8,000 रुपए में
सपोज ए ने 8,000 रुपए पे कर दिए, ए ने 8,000 रुपए पे कर दिए, तो अब ए ने जैसे ही 8,000 रुपए पे कर दिए, तो इन दैट सिनेरियो ए कैन रिकवर फ्रॉम बी। वो बी से भी रिकवर कर सकता है और सी से भी रिकवर कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पैसे के लिए सामने वाले प्रॉमिस ही ने ना बोला है ना, अंदर अंदर तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ना कि इतना इतना मुझे पैसे लेना है। तो ए कैन रिकवर, बाद में जब पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ए रिकवर कर सकता है, बी और सी दोनों के पास से रिकवर कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एकदम फालतू सी सेक्शन है, पर ठीक है एक बार जो उन्होंने दिया तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ जॉइंट रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, एक जॉइंट प्रोमिसर एक को रिलीज करने का क्या इफेक्ट हो सकता है। where two or more persons have made a joint promise, a release of one of such joint promisor by promisee does not discharge the other joint promisor or joint promisors, neither does it free the joint promisor so released from the responsibility to the other joint promisor or promisor। ये सारी चीज जो मैंने बोली ना, देखो ये लॉ की लैंग्वेज है, मैंने जो बोला वही लिखा है कि भाई यहाँ पे अदर जॉइंट प्रोमिसर जो है, अदर जॉइंट प्रोमिसर जो है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती नहीं है, और जिसको रिलीज किया गया उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जाती, तो क्या फर्क पड़ा रिलीज करने का। हाँ, पेमेंट किसी और को करना पड़ेगा, ये चीज है। देखो ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 9 लाख टू डी। ठीक है, डी रिलीज ए फ्रॉम हिज लायबिलिटी, डी ने ए को रिलीज कर दिया। इन दिस केस द रिलीज ऑफ ए डज नॉट डिस्चार्ज बी एंड सी टू देयर लायबिलिटी, बी और सी को तो वो पेमेंट करना ही पड़ेगा, ए को रिलीज किया गया। द रिमेनिंग लायबल टू पे द ईदर entire amount of 9 lakh to D, and though A is not liable to pay D, but he remains liable to pay B and C। मैंने बोला B and C को तो उसको देना ही पड़ेगा। He is liable to make the contribution to the other joint promisor, उसका contribution उसको देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं रियलिटी, तो 2000, ये इजी बनाने के लिए मैं 6,000 का आंकड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ये 6,000 है, मान लेते हैं 6,000 है। ठीक है, तो सबका 2-2 हजार का कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब यहाँ पे सी को रिलीज कर दिया, अब यहाँ पे सी को रिलीज कर दिया, इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं। यहाँ पे सी को रिलीज कर दिया, ए बी सी ए डी, 6,000 रुपए था। सपोज यहाँ पे ए को रिलीज कर दिया, तो बी एंड सी को तो 6,000 देने, 6,000 देने ही है। तो सपोज यहाँ पे क्या हो सकता है, बी एंड सी को बी एंड सी ने मिलके 3-3 हजार मिला के, सपोज सी ने 6,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो सी ने 6,000 रुपए का पेमेंट कर दिया, तो इन दैट सिनेरियो सी कैन रिकवर फ्रॉम बी एंड ए, 3-3 हजार वो मांग ही सकता है, सिंपल एज दैट। हाँ, हालांकि वो लीगल मैटर हो जाएगी, फिर लीगली आपको जाना पड़ेगा कि भाई बोल देंगे कि देख भाई ए जो है उसको देना ही पड़ेगा पैसा, वो लीगल मैटर है, पर इतना डीप आपको जाना नहीं है, बस करेंटली इतना ही है आपके लिए। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, जॉइंट राइट्स का डिवोल्यूशन मतलब क्या, हम राइट कैसे डिवॉल्व करते हैं, हमारा राइट अगर हम छोड़ दे तो क्या होगा। इसे एग्जाम्पल पहले हम देखो, इसका जो लॉ लॉ लिखा है ना वो ज्यादा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 5 लाइन बहुत बड़ी चीज लिखी है, उसके अंदर 2-3 चीजें ऐसी है जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी, इसी वजह से मैं पहले लॉ पढ़ रहा हूं। देखो, when a person has made a promise to two or more person jointly, टू और मोर पर्सन ज्वाइंटली, एक पर्सन ने 2 या 3 लोगों को ज्वाइंटली प्रॉमिस किया है, मतलब एक पर्सन ने 2 या 3 लोगों को ज्वाइंटली प्रॉमिस किया है, ये बी सी एंड डी ऐसा समझ लेते हैं। देन अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई एक अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट हुए हैं तो उस तरह से जाओ, वरना अगर कुछ अग्रीमेंट नहीं है तो फिर द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट एज बिटवीन हिम एंड देम। हाँ, विद them during their joint lives and after that of any of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor or survivors, and after the death of the last survivor with all representative of all jointly। देखो अब आप बोलोगे सर बहुत सारी चीजें है, क्या करें सर। अरे बहुत सिंपल सी चीज है, देखो क्या एग्जांपल दिया है, पूरा एग्जांपल यहां से ही खत्म हो गया कि जॉइंटली जॉइंट राइट्स। अब राइट्स क्या है, देखो बी सी एंड डी 3 राइट है, ए के पास परफॉर्मेंस लेने का राइट तीनों के पास है ना, है कि नहीं है। ए ने बोला था कि मैं आपको कुछ परफॉर्म करके दे दूंगा, ठीक है। बी सी एंड डी जॉइंटली वो लोग क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं ए के पास से कंसिडरेशन, सिंपल एज दैट। ए को पैसे देने थे 5 लाख 6 लाख रुपए, ऐसा मान लेते 6 लाख रुपए लेने थे, ठीक है। तो 6 लाख रुपए लेने थे, ये तीनों को मिला के ए के पास से ये तीनों को 6 लाख रुपए लेने थे, तो 2-2 लाख रुपए सबके हैं। अब ए के पास से अगर बी मर गया तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पैसे ले सकता है, सिंपल एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अगर सी मर गया तो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके पैसे ले लेगा, अगर डी मर गया तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब सिंपल बोलू ना तो एकदम लॉजिकल चीज है कि ये 6 लाख ये तीनों में बटेंगे और बटेंगे।
भले कोई भी मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके भी उसके नाम के पैसे ले ही लेगा, सिंपल एज दैट। और अगर सब मर गए तो उसके सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके उनके बिहाफ पे पैसे ले लेंगे, दैट्स इट, उतना बोला है। बोलोगे सर इतना ज्यादा क्या ही था, है एग्जांपल देखो, ए इन कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज लेंट टू हिम बाय बी एंड सी, promises बी एंड सी jointly to repay them some interest on a specified day but B dies। ए ने, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया वही है कि ए ने बी और सी के पास से पैसे लिए थे, ए ने बी और सी को बोला था कि मैं इंटरेस्ट के साथ आपको भेज दूंगा। अब बी मर गया, तो इन सच केस राइट टू डिमांड पेमेंट शैल बी रेस्ट with B's legal representative jointly with C's during C's lifetime and after the death of C with the legal representative of B and C jointly, simple as that। बी मर गया तो बी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड सी दोनों उसके पास से पैसे मांग सकते हैं। अगर सी का भी डेड हो गया तो बी का रिप्रेजेंटेटिव एंड सी का रिप्रेजेंटेटिव दोनों मिलके इसके पास से पैसे मांग सकते हैं सर। इसमें कुछ बड़ा नहीं था, बहुत ही सिंपल था, लॉजिकली हमें पता ही है सारी चीजें, बट ये लिख के दी हुई ना इसी वजह से थोड़ा ज्यादा लगता है। चलो ठीक है, अब आते हैं टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। 46 से लेके 50 तक का परफॉर्मेंस सर बहुत इजी सेक्शन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो क्या है टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब सिंपल बोलो ना किसके लिए है, मतलब आपको बोलूं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपको सिंपल बोलूं कि सर लॉजिकली क्या है इसके अंदर मुझे वो बताओ, तो लॉजिकली ये है, सॉरी लॉजिकली ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफाइड ही ना, जस्ट अ सेकंड, लॉजिकली ये है अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो, तो अब ये टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जो है तो उसके अंदर क्या है, देखो लॉजिकली मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। सॉरी बीच में वीडियो जो था वो स्टॉप हो गया था, जस्ट अ सेकंड। तो टाइम एंड प्लेस लॉजिकली बताओ सर क्या है, तो लॉजिकली ऐसा है, सपोज ए और बी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ए को परफॉर्म करना है और बी को परफॉर्मेंस रिसीव करना है और बी पैसे दे देगा। तो अब ए को जो परफॉर्म करना है उसका कौन सा टाइम पे परफॉर्म करना चाहिए और कौन से प्लेस पे उसको परफॉर्म करना चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें स्पेसिफाइड है कि कौन से टाइम पे मुझे चाहिए और कौन से प्लेस पे मुझे चाहिए, वो चीज सारी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है तो ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उन्होंने अग्रीमेंट किया है वो अग्रीमेंट में अंदर राइटिंग के अंदर कुछ टाइम प्लेस कुछ भी नहीं दिखा हुआ है या उनके बाद भी कुछ नहीं हुई है, तो क्या सर, तो क्या उसके लिए ये सेक्शन दिया हुआ है, बहुत इजी है, एकदम इजी इजी है। देखो अगर टाइम नहीं दिया, सपोज आपको बोलूं कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी की हम सर्विस देंगे आपको, और बी ने उसको बोला कि हम आपको पैसे दे देंगे, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ बोला नहीं है कि कौन से टाइम के ऊपर सर्विस चाहिए, तो सिंपल सिंपल अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी बोला नहीं कि कौन से टाइम के ऊपर सर्विस देनी है, तो एक रीजनेबल टाइम के ऊपर सर्विस देनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट, इतना सिंपल है। रीजनेबल टाइम मतलब क्या सर, अब नॉर्मली सर्विस होती है, सपोज सपोज आपको ऐसा बोलूं कि कोई खाने की चीज मंगवाई, बी ने ऑर्डर किया जोमेटो वाले, यहाँ पे ए जो है जोमेटो है ऐसा समझ लो, मैं जोमेटो की ऐड नहीं कर रहा हूँ पर आपको बता रहा हूँ कि बी ने ऑर्डर किया जोमेटो वाले के पास से कि भाई मुझे खाना चाहिए, सिंपल है सेट, आपने ऑर्डर किया, तो अब आपने प्लेस तो डिसाइड, प्लेस आपने दे दिया है, यहाँ पे तो प्लेस दे दिया है, लेकिन सपोज ऐसा मान लेते हैं कि कोई ऐसी ऐसी चीज है जहां पे प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है, वहां पे तो जोमेटो में तो प्लेस डिसाइड हो जाता है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा इसी वजह से। तो ऐसी चीज है कोई कि यहाँ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जहां पे प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है या टाइम डिसाइड नहीं हुआ है, तो टाइम पे बात करते हैं। हाँ टाइम में जोमेटो वाला बैठ जाएगा, प्लेस में नहीं बैठेगा। देखो टाइम की बात करते हैं, आपने जोमेटो वाले को ऑर्डर किया, मतलब ये बी ने ए को ऑर्डर किया है, वो जोमेटो वाला है कि भाई हमारे लिए खाना लेके आओ, तो अब टाइम तो उन्होंने बताया नहीं है पर तो भी उसको रीजनेबल टाइम में एक घंटे मैक्सिमम आधे घंटे में उसको पहुंचाना पड़ेगा, वो चीज आधा या पौने घंटे में पहुंचाना पड़ेगा ना, तो वो क्या है रीजनेबल टाइम है ना सर। कुछ नहीं भी बोला हमने, कुछ बोला फोन पे, नहीं नहीं हमें आधे घंटे में, हमें 20 मिनट में चाहिए सर, ऐसा कुछ बोला सर आपने, कुछ नहीं बोला, पर फिर भी वो रीजनेबल टाइम, सर रीजनेबल टाइम में आपको डिलीवरी मिलनी चाहिए अगर कुछ नहीं बोला है तो। लेकिन अगर आपने टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि सर जी मुझे 2-3 घंटे के बाद चाहिए, अगर स्पेसिफाई कर दिया तो सामने वाला उस तरह से वो भेजेगा तो चलेगा, लेकिन अगर स्पेसिफाई नहीं किया तो रीजनेबल टाइम में करना पड़ेगा, बस वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो पहली चीज है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड, मतलब आप टाइम, टाइम कौन सा होना चाहिए, जब प्रॉमिस ही जो है वो सामने से बोलेगा नहीं आपको कि भाई देखो मुझे अब परफॉर्मेंस दो, या आप टाइम स्पेसिफाइड वो नहीं कर रहा है, तो सिंपल सिंपल है एक रीजनेबल टाइम में आपको परफॉर्मेंस देना है, उससे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत नहीं। व्हेन नो एप्लीकेशन इज मेड, मतलब आप सामने से वो प्रॉमिस ही जो है वो सामने से बोल नहीं रहा कि मुझे मुझे अब खाना दे दो या ये दे दो, कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं बोलता है ना, सिंपल है, सब कुछ साइलेंट है,
सामने से परफॉर्मेंस मांग नहीं रहा है, ना टाइम दिया है, तो रीजनेबल टाइम, सिंपल है सर। बस उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत, एक बारी से रीड आउट कर लेना, सिंपल है, कुछ ज्यादा है ही नहीं। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन इज मेड। टाइम स्पेसिफाइड है सर, लेकिन वो सामने वाला पर्सन आपको बोल नहीं रहा है कि आप परफॉर्म करो। अगर सामने वाले पर्सन ने टाइम स्पेसिफाई कर दिया, मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने ए को बोल दिया, बी ने ए को बोल दिया कि सर्टेन डे, इस संडे के ऊपर, इस संडे बोल दिया, इस संडे मुझे मेरे गोडाउन में ये गुड्स चाहिए, आपके गोडाउन से मेरे गोडाउन में गुड्स भेज देना, बोल दिया। टाइम स्पेसिफाइड है सर, टाइम स्पेसिफाइड है ना। तो अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो उस संडे के दिन ए को अपना गुड्स पहुंचाना पड़ेगा बी तक, दैट्स इट। उसको बोलते हैं टाइम स्पेसिफाइड। अब उस दिन वो फोन करके नहीं बोलेगा, संडे के दिन वो फोन करके नहीं बोलेगा कि देखो भाई गुड्स लेके आ जाओ, नहीं, संडे के दिन उसने बोला था तो संडे के दिन चला जाना चाहिए। क्यों? स्पेसिफाई कर दिया ना, टाइम स्पेसिफाई कर दिया। इफ टाइम हैज बीन स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बोला नहीं है, एप्लीकेशन मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब वो अप्लाई एप्लीकेशन चाहिए तब आपको फोन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इन दैट सिनेरियो फिर भी वो टाइम के ऊपर आपको करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। देन व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे and the promisor has undertaken to perform it without application by the promisor, the promisor may perform it at any time during the usual hours। हाँ, सिंपल है, एक सिंपल चीज है कि अगर उस दिन परफॉर्म तो करना है, अब उस दिन संडे के दिन वो रात को 10 बजे जाएगा तो नहीं चलेगा, बिजनेस आवर्स में ही जाना पड़ेगा ना। गुड्स जब गोडाउन खुला होगा तभी जाएंगे, तो बिजनेस आवर में, यूजुअल आवर्स में जाना पड़ेगा उसको परफॉर्म करने के लिए, ये चीज बोलिए। संडे को जाना पड़ेगा, लेकिन संडे को कौन से आवर्स में सर? यूजुअल आवर्स में। यूजुअल आवर्स मतलब क्या? वो बिजनेस आवर्स होने चाहिए, सिंपल एज दैट। ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट विच द प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म्ड। हाँ, प्लेस कौन सा होना चाहिए? जहां पे रीजनेबली परफॉर्म होनी चाहिए वो। A promise to deliver A promise to deliver goods to B's warehouse on 1st January. On that day, A brings the godowns to B's warehouse, but after the usual hours for closing it. मैंने बोला 10 बजे, 8 बजे आपका गोडाउन क्लोज हो जाता है, तो आप 10 बजे लेके जाओगे तो नहीं चलेगा ना, फिर तो वो रिटर्न कर सकता है। एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, ए इज नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस, बट ऑब्वियस है आप यूजुअल टाइम में लेके जाओ, चलेगा। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अगर आपने बोल दिया कि भाई मुझे एक स्पेसिफाइड डे के ऊपर, प्रॉपर टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस और प्रॉपर प्लेस के ऊपर चाहिए, अगर आपने एक स्पेसिफिकली सारी चीज बोल दी है कि एक स्पेसिफिकली डे, प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस, सारी चीज बता दी है, तो उसी तरीके से परफॉर्मेंस होना चाहिए, एकदम सिंपल है। अगर मैं किसी को बोल दूं कि मेरे बच्चे की बर्थडे है, मेरे बच्चे की बर्थडे के ऊपर आपको डेकोरेशन करना है, ठीक है, तो आपको डेकोरेशन करने आना है इस टाइम के ऊपर 4 to 6 के बीच में, क्योंकि 6:30 बजे हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन चालू हो जाएगा, तो 4 to 6 के बीच में आना है आपको, इस जगह पे आना है और पूरी सर्विस देके जानी है, डेकोरेट करके जाना है। तो मैंने क्या किया? सर्टेन डे स्पेसिफाई कर दिया, टाइम भी स्पेसिफाई कर दिया एंड प्लेस भी स्पेसिफाई कर दिया। अगर तीनों चीज मैंने स्पेसिफाई कर दी तो फिर वो तीनों चीज के हिसाब से ही काम होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर। खत्म हो गया, उससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया। फिर उसके बाद बोला है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन हैज बीन मेड एंड नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस। अब सिंपल है, देखो, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में अगर कुछ, क्या है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में? कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या कि कौन सी जगह पे ये परफॉर्म करना है। अगर सामने वाले पर्सन ने फोन किया और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो फिर सिंपल है, रीजनेबली कोई प्लेस आपको देना पड़ेगा, रीजनेबल प्लेस के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो। ये तो सपोज सिंपल बोलो ना, एकदम नॉर्मल सी चीज है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। लॉजिकली आप सोचोगे सर कितना ईजी है, इतना हार्ड क्यों बना रहे हैं ये लोग, है। देखो, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे पास से 50 चेयर परचेस करना चाहता हूँ या 50 यूनिट परचेस करना चाहता हूँ। अब उसने प्लेस नहीं बताया कि कहाँ पे वो गुड्स चाहिए उसको। अगर कुछ नहीं बचाए तो सिंपल है, बी सोचेगा रीजनेबली, कुछ नहीं बताया तो रीजनेबल प्लेस मतलब क्या? उसका गोडाउन या उसका घर जो भी होगा वहां पे उसको भेज देना है, उसको बोलते हैं रीजनेबल प्लेस, सिंपल है। तो अगर कोई प्लेस आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो तो एक रीजनेबल प्लेस के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? एक बी को ए को एक रीजनेबल प्लेस बताना पड़ेगा बी को कि इस एक रीजनेबल प्लेस के ऊपर तू आ जा और वहां पे मुझे बता दे, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई रीजनेबल प्लेस, सिंपल है, बता रहा हूँ वापस कि ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, बी ने बी को बोला मुझे 50 यूनिट चाहिए, अगर प्लेस नहीं दिया है, प्लेस को स्पेसिफिकली नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा? ए को फॉर दिस पर्पस एक रीजनेबल प्लेस तो बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे आके कर दे।
स्पेसिफाइड प्लेस नहीं बता, पर एक रीजनेबल प्लेस बाद में तो बताना ही पड़ेगा कि कहाँ पे ये गुड्स डालो, सिंपल एज दैट। तो यही चीज है, एक बार ये आप खुद से रीड आउट कर सकते हो, इतना ईजी है, कुछ नहीं है खास। फिर उसके बाद बोला है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम्स प्रिस्क्राइब्ड और सेक्शन बाय द प्रॉमिस। देखो सिंपल सिंपल है, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सेक्शन बाय द प्रॉमिस, मतलब सिंपल सिंपल बोलू ना, ये सेक्शन और ये दोनों सेम ही है कि अगर अगर सामने वाले पर्सन ने पूरा पूरा प्रिस्क्राइब करके दे दिया है कि कैसे परफॉर्म करना है, सामने वाले पर्सन ने पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन देके भेजा है कि इस तरीके से ही परफॉर्म करना है, कौन से मैनर में परफॉर्म करना है, तो उसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद वो कर नहीं सकता, सिंपल एज दैट। देखो, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस मे बी मेड इन एनी मैनर और एट एनी टाइम विच द प्रॉमिस प्रिस्क्राइब्ड और सेक्शंस, सिंपल एज दैट। प्रॉमिस जिस तरह से बोला है, प्रॉमिस सेक्शंस हो रहा है, उस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो। बी ओज ए ₹2000, ए डिजायर्स बी टू बी। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉमिसर जो है, प्रॉमिसर जो है वो कैसे भी मांग सकता है। अब प्रॉमिस ही है, प्रॉमिस ही मतलब जो परफॉर्मर है। अब ए जो है, ए ने, यहाँ पे एग्जांपल दूंगा ना तो आपको और समझ आ जाएगा। ए को बी के पास से 500 रुपए लेने हैं, ए को बी के पास से 500 रुपए लेने हैं, अब बी को सी के पास से 500 रुपए लेने हैं। तो बी ने सी को बोल दिया कि देख भाई तू डायरेक्टली 500 रुपए इस तारीख को दे देना इस बंदे को, चलेगा कि नहीं? चलेगा कि नहीं? एकदम सिंपल है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे प्रॉमिस ही ने क्या किया, प्रॉमिस ही ना, प्रॉमिस ही चाहे, पर हाँ उस टाइम के ऊपर जो टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है, उस टाइम के अंदर अगर प्रॉमिस ही चाहे तो अपने हिसाब से परफॉर्मेंस को दूसरे के ऊपर डाल सकता है और परफॉर्मेंस उसके पास से ले सकता है, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है यहाँ पे। B owes A ₹2000. A desires B to pay the amount to A's account with C as a banker. B, who also bank with C, orders the amount to be transferred from his account to A's credit. This is done by C. Afterwards, before A knows the transfer, C fails. There has been a good payment by B. Simple as that. यहाँ पे एकदम परफेक्ट है कि देखो भाई, ए ने डिजायर किया, यहाँ पे पेमेंट तो हो ही गया है और आपका काम भी हो गया है, डन, ठीक है। इससे ज्यादा देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी ना वो मैंने आपको बता दी, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उससे उससे इतना ज्यादा वो डीप में नहीं जाना होता, ठीक है। आप 51 से आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।